हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे साथ अविनाश हिंदी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं नाटक साहित्य की दूसरी प्रश्नोत्तरी। इसकी प्रथम प्रश्नोत्तरी के 50 प्रश्न आप भाग 1 में देख चुके हैं और इस प्रश्नोत्तरी में हम 51 प्रश्न से लेकर के 100 प्रश्न तक के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आप सभी यह वीडियो पूरा देखें और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो इसका पहला भाग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप सभी इसका पहला भाग और देखें और उसके प्रश्नों को हल करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है वह है, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है। इसके विकल्प हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास या फिर पांडे वेचन शर्मा उग्र। तो 91वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेठ गोविंद दास। बढ़ते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पर है, शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों के रचना इसमें से किसने की है। इसके विकल्प हैं सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो 52वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शशिगुप्त, हर्षवर्धन, कर्तव्य और शेरशाह नामक नाटक के लेखक जो हैं वह सेठ गोविंद दास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृत्य है। इसके विकल्प हैं उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो 53वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है अंजो दीदी। बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है। इसके विकल्प हैं छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप सबको इसका सही उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। छठा बेटा, अंधी गली और उड़ान ये सभी जो नाटक हैं वह उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नाटक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है। तो आप सब इसका उत्तर पहले से ही जान चुके होंगे। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है छठा बेटा। और इसके पहले भी एक प्रश्न हमने पढ़ रखा था, अंजो दीदी जो नाटक है वह भी उपेंद्र नाथ अश्क का है। 56वां प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पर है, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है। इसके विकल्प हैं उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 56 का सही उत्तर आप सबको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित नाटक है मुक्तिपथ। बढ़ते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इसमें से किसने की है। इसके विकल्प हैं विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा, दशरथ ओझा या फिर चतुरसेन शर्मा शास्त्री। तो 57वें प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जो लेखक हैं वह हैं दशरथ ओझा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 58वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है। इसके विकल्प हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो 58वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित नाटक है युगे युगे क्रांति। अगला प्रश्न है, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है। इसके विकल्प हैं टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो 59वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, युगे युगे क्रांति में विष्णु प्रभाकर ने पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति को दर्शाया है। ये समस्त नाटक टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति तथा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 60वें प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सबको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है। इसके विकल्प हैं जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन राकेश या फिर कोई भी नहीं। तो 60वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित नाटक है कोणार्क। इनके अन्य नाटक पहला राजा और बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की तरफ। प्रसादोत्तर नाटक का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसके विकल्प हैं 1920, 1936, 1950 या फिर 1975। तो 61वें प्रश्न का सही उत्तर है 1950 से जो है वह प्रसादोत्तर नाटककार जो है नाटकों का आरंभ होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रभुसत्ता संपन्न शासन एवं गरीब शिल्पी के संघर्ष की कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? इसके विकल्प हैं पहला राजा, कोणार्क, शारदिया या फिर दशरथ नंदन। तो 62वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोणार्क। आप सबको पता होगा कि पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन और कोणार्क ये सभी जो नाटक हैं यह जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है, जिसमें से कोणार्क जो नाटक है उसमें प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं शिल्पी के संघर्ष की कथा दर्शाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? आप सभी इसका उत्तर पहचान रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित नाटक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? इसके विकल्प हैं आधे अधूरे, कोणार्क, आठवां सर्ग या फिर पहला राजा। तो इसका सही उत्तर है आधे अधूरे जो नाटक है वह मोहन राकेश का नाटक है। बढ़ते हैं 65वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं कालिदास, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर या फिर मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो कि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न भी वही आ गया जो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? इसके विकल्प हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वह कालिदास और मल्लिका नामक पात्र पर आधारित है, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 67वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है नंद बौद्ध धर्म से दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर के जो घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? इसके विकल्प हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या फिर लहरों का राजहंस। तो आप सभी इसका उत्तर पहचान गए होंगे। 67वें प्रश्न का सही उत्तर है लहरों का राजहंस, जो कि बौद्ध धर्म पर आधारित नाटक है और यह नाटक जो है मोहन राकेश द्वारा लिखित है। बढ़ते हैं अगले और 68वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है लहरों के राजहंस के नायक नंद किसका प्रतीक है? इसके विकल्प हैं संशयशील मानव का प्रतीक, बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक, अंतर मन में टूटा हुआ व्यक्ति या फिर कोई भी नहीं। तो 68वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संशयशील मानव का प्रतीक है नंद। बढ़ते हैं 69वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मादा कैरेक्टर्स के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती या फिर मणि मधुकर। तो 69वें प्रश्न का सही उत्तर है मादा कैरेक्टर्स जो लिखा है उसको लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 17वां प्रश्न है अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सा नाट्यकृत लिखी गई है? इसके विकल्प हैं समय संदर्भ, अंधा युग, रसगंधर्व या फिर मरजीवा। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंधा युग। अंधा युग नाटक आपको बताना है यह किसका नाटक है। यह बहुत ही जाना माना और प्रसिद्ध गीत नाटक के रूप में इसे जाना जाता है। 71वां प्रश्न है एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर या फिर शंकर शेष। तो 71वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। 72वां प्रश्न मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? इसके विकल्प हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, रमेश बच्ची, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर हमीदुल्ला। तो 72वां प्रश्न का सही उत्तर है मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है वह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 73वां प्रश्न रसगंधर्व और बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों के रचनाकार
किसने की है? इसके विकल्प हैं मणिमधुकर, रमेश बच्ची, मुद्रा राक्षस या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो 73वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिमधुकर का नाटक है रसगंधर्व और बुलबुल सराय। 74वां प्रश्न प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको आपको बताना है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म साहनी या फिर गोविंद चातक। तो आप सभी इसका सही उत्तर पहचान गए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने लिखा है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक। बढ़ते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है घाटियां गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं मुल्कराज आनंद, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो 75वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घाटियां गूंजती हैं नामक नाटक के लेखक जो हैं वह शिव प्रसाद सिंह हैं। 75वां प्रश्न पेपर बेट नामक नाटक की रचना किसने की है? इसके विकल्प हैं रमेश बच्ची, भीष्म साहनी, ज्ञानदेव या फिर अमृत राय। तो आप सभी 76वें प्रश्न का सही उत्तर जान गए होंगे। इसका सही उत्तर है रमेश बच्ची द्वारा लिखित नाटक है पेपर बेट। 77वां प्रश्न है बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं गोविंद चातक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो बकरी नामक जो प्रसिद्ध नाटक है उसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 78वां प्रश्न इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं अब गरीबी हटाओ, निशांत, नेफा की एक शाम या फिर नरमेघ। तो 78वें प्रश्न का सही उत्तर है नेफा की एक शाम जो नाटक है वह ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं 79वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अंधेर नगरी की रचना कब हुई थी? इसके विकल्प हैं 1868 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1890 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी। तो आप सबको पता होगा यह अंधेर नगरी जो नाटक है इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन समय है 1850 से 1885 है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंधेर नगरी नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1881 ईस्वी में किया है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, प्रश्न है भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? इसके विकल्प हैं विश्वस्य विस्मोदम, नील देवी, अंधेर नगरी या फिर विद्या सुंदर। तो 80 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंधेर नगरी नामक नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मात्र एक रात में ही पूरा कर दिया था और इसका उन्होंने स्वयं मंचन अपने घर पे करवाया था। तो अगला और 81वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? इसके विकल्प हैं 1920 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1951 ईस्वी या फिर 1965 ईस्वी। तो आप सबको बताना है कि जो चंद्रगुप्त नामक नाटक है उसको कब लिखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। अब आपको बताना है यह चंद्रगुप्त जो नाटक है इसको किस प्रसिद्ध नाटककार ने लिखा है। बढ़ते हैं 82वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? इसके विकल्प हैं सुभाषिनी, विजया, अलका या फिर कल्याणी। तो 82वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विजया नामक जो स्त्री पात्र है वह चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 83वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 83वां प्रश्न है प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? इसके विकल्प हैं चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु या फिर विशाख। तो 83वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त नामक नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति को दर्शाया है जयशंकर प्रसाद ने। 84वां प्रश्न है युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित हो जाता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? इसके विकल्प हैं टूटते परिवेश, अंधेरे बंद कमरे, आठवां सर्ग या फिर अंधा युग। तो 84 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंधा युग नामक नाटक का कथन है ये। बढ़ते हैं 85वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? इसके विकल्प हैं युयुत्सु, गांधारी, भीष्म पितामह या फिर अश्वत्थामा। तो 85 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भीष्म पितामह जो है, भीष्म पितामह यह अंधा युग नामक गीत नाट्य जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है इसके पात्र नहीं है। बढ़ते हैं 86वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अश्वत्थामा को
ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग के किसकी याद दिलाता है? इसके विकल्प हैं परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक का स्वरूप, घृणा की पूंजीभूत स्वरूप, अश्वत्थामा की वीरता, इसमें से कोई भी नहीं। तो 86वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का याद दिलाता है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। अगला प्रश्न है अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? इसके विकल्प हैं 5, 8, 7 या फिर 6। तो आप सब जान गए होंगे अंधा युग में जो अंकों की संख्या है वह टोटल 5 अंक हैं। 28वां प्रश्न है कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? इसके विकल्प हैं अंधा युग, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर उपर्युक्त सभी। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा नाटक है यह मंचन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जो नाटक है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है और जयशंकर प्रसाद का नाटक सिर्फ ध्रुव स्वामी को छोड़कर कोई भी मंचन के योग्य नाटक नहीं माना गया है। बढ़ते हैं अगले और 89वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है महेंद्रनाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? इसके विकल्प हैं बकरी, 8वां सर्ग, आधे अधूरे या फिर लहरों के राजहंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं महेंद्रनाथ तथा सावित्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष की थी? इसके विकल्प हैं 1960, 1969, 1979 या फिर 1950 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है आधे अधूरे जो नाटक की रचना मोहन राकेश ने की थी वह 1969 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 91 प्रश्न है नाटक जारी है रचना किस विधा की है? बहुत ही जाना माना प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और अधिकतर यह विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। नाटक नाम से उनको लगता है कि यह नाटक होगा, लेकिन आपको बताना है कि यह किस प्रकार का प्रश्न है, किस प्रकार का रचना है, किस विधा की रचना है। इसके विकल्प हैं नाटक, निबंध, कविता या फिर उपन्यास। तो आप सभी अगर बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो यह पता होगा कि नाटक जारी है जो रचना है यह एक कविता संग्रह है और यह कविता संग्रह लीलाधर जगूड़ी द्वारा लिखित काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? इसके विकल्प हैं नाटक, निबंध, कविता या फिर उपन्यास। तो आप सबको पता है यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाटक। मुझे चांद चाहिए एक नाटक है। बढ़ते हैं 93 प्रश्न की तरफ। अंडे की छिलके किसकी एकांकी संकलन है? इसके विकल्प हैं विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो 93 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंडे की छिलके एकांकी जो है वह मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी है। अगला प्रश्न है दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकी कार के हैं? बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी हैं दोनों, दीपदान और बादल की मृत्यु। तो इसका विकल्प है राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। तो आप सभी को इसका सही उत्तर पता होगा। यह जो एकांकी है वह राम कुमार वर्मा की एकांकी है, जिसमें बादल की मृत्यु नामक जो एकांकी है इसको आधुनिक ढंग से लिखी गई हिंदी की प्रथम एकांकी होने का गौरव भी प्राप्त है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 95 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? इसके विकल्प हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो 95 प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर की एकांकी है प्रकाश और परछाई। अगला और 96 प्रश्न देखते हैं हम सभी। निम्न नाटककारों के कालक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसके विकल्प हैं लक्ष्मीनारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर जगदीश चंद्र माथुर। अगला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रकार आप सभी चारों विकल्प देख लीजिए और आप बताइए कि इसमें जो है सबसे पहले किस नाटककार का जन्म हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि 1850 ईस्वी में जो जन्म हुआ था वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का हुआ था। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का, फिर लक्ष्मीनारायण मिश्र और फिर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 97 प्रश्न आप लोगों के समक्ष है। प्रसाद जी के निम्न नाटकों
को रचना काल के आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे कम जो पहले लिखा गया, फिर उसके बाद वाला, जो उसके बाद वाला, इस प्रकार आपको व्यवस्थित करना है। तो आप सभी विकल्प को ध्यान से देख लीजिए। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु सबसे पहले लिखा गया, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुवस्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम प्रसिद्ध नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को आपको सुमेलित करना है। आपको बताना है कि स्कंदगुप्त किसके द्वारा लिखित है। तो आप सबको पता होगा स्कंदगुप्त को लिखा था जो है जयशंकर प्रसाद ने। बकरी को लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है नाटक है। और आषाढ़ का एक दिन जो प्रसिद्ध नाटक है वह मोहन राकेश का है। तो इस प्रकार इसको आप सब मिलान कर लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मोहन राकेश की इन नाटकों को रचना काल के दृश्य आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके विकल्प हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो 99 प्रश्नों को आप सही मिलान कर लिए होंगे। सबसे पहले जो मोहन राकेश ने नाटक लिखा वह नाटक था आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों का राजहंस, फिर आधे अधूरे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 100वें प्रश्न की तरफ, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसको आप सबको मिलान करना है। आपको बताना है कौन सा पात्र किस नाटक का है। तो सावित्री, आपको बताना है सावित्री किस नाटक की पात्र है। तो सावित्री जो है वह आधे अधूरे नाटक की पात्र हैं। आपको बताना है देवसेना किस नाटक की पात्र है। तो आप सबको पता होगा देवसेना जो है वह स्कंदगुप्त नामक नाटक की पात्र है, जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, आधे अधूरे मोहन राकेश ने लिखा था। अब अगला जो पात्र है अश्वत्थामा या अंधायुग नामक नाट्य के पात्र हैं, और इसको लिखा था धर्मवीर भारती ने। और राजश्री नामक जो नाटक है की पात्रा हैं वह जय आदित्य नामक नाटक की पात्र हैं। तो इस प्रकार इसको आप सब मिलान कर लिए होंगे और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 3। दोस्तों इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। आप सबको यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इस तरह की अन्य प्रश्नोत्तरी आपको अगर पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना है और टेलीग्राम से जुड़कर जो है रोजाना प्रश्नोत्तरी हल करके अपने स्थान का मूल्यांकन करना है, तो आप सभी को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रदान कर दूंगा, जहां से आप सभी जुड़कर जो है रोजाना प्रश्नोत्तरी दे सकते हैं तथा इस प्रकार के जो है प्रश्नों का पीडीएफ आप प्राप्त करके इसको हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।